गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, कल हम लोगों ने आपको पढ़ाया था कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैसे निकाली जाती है। मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के निकालने के लिए हमने क्या यूज किया था? डिवाई-हकिल-ऑन-सैगर इक्वेशन। डिवाई-हकिल-ऑन-सैगर इक्वेशन में आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मॉलिक्यूलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन तो बता दी थी, पर वो वीक इलेक्ट्रोलाइट की आपको नहीं बता पाया था। तो बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट की आपको अगर मॉलिक्यूलर कंडक्टिविटी निकालनी है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो वो किसने ला दिया था? वो दिया था बेटा कॉलर्स ने दिया था, और उस ला को कहते हैं कॉलर्स ला। ठीक है, तो बेटा आज हम पढ़ेंगे कॉलर्स ला के बारे में। कॉलर्स ला बेटा क्या कहता है? आपका कॉलर्स ला कहता है बेटा, द लिमिटिंग मोलर conductivity is equal to the sum of ionic conductivity limiting ionic conductivity and multiply by number of ions present in one formula unit। ठीक है बेटा, ये कहता है कॉलर्स, क्या कहता है? द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू द सम ऑफ आयनिक कंडक्टिविटी। देखो, इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट क्या देगा? आयन देगा। मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी कह सकते हैं, या हम इसको कह सकते हैं आयन की कंडक्टिविटी। आयनिक आयन की कंडक्टिविटी को क्या कह सकते हैं? आयोनिक कंडक्टिविटी। और इनफिनाइट डाइल्यूशन पे क्या कहेंगे? मोलर लिमिटिंग आयोनिक कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ये है लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी, यानी कि कंडक्टिविटी ऑफ कटायन, या हम लोग इसको कह सकते हैं बेटा अनायन। कटायन और अनायन की मॉलिक्यूलर कंडक्टिविटी को कहेंगे लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट। ये है कॉलर्स लॉ की जो डेफिनेशन दी थी, वो आपको एग्जांपल से और अच्छे से समझ में आएगा बेटा। क्या कहता है? देखिए, मान लीजिए आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl की निकालनी है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना कॉलर्स लॉ आपका स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो देखिए बेटा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको निकालनी है NaCl की, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्या कहता है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू द सम ऑफ, किसका सम? कटायन का और अनायन का। देखिए बेटा, कटायन का प्लस में अनायन का, ये कहता है आपका कॉलर्स लॉ। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए बेटा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ba2 पॉजिटिव प्लस में। देखिए बेटा, यहाँ पे कितने क्लोरीन दिए हुए हैं? यहाँ पे क्लोरीन के 2 एटम दिए गए हैं आप लोगों को। तो बेटा 2 एटम्स जो मैंने आपको बोला था, नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट, तो आपने मल्टीप्लाई किया, देन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव। क्लियर है? ये है बेटा। एक और एग्जांपल देख लीजिए, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AlCl3। ठीक है, इसकी आप लोग कैसे निकालेंगे बेटा? देखिए, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al3 पॉजिटिव प्लस में 3 लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नेगेटिव। क्लियर है बेटा? तो ये है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए कैसे, अकॉर्डिंग टू कॉलर्स लॉ। कॉलर्स लॉ के अकॉर्डिंग आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इस तरीके से निकालनी पड़ेगी। क्लियर है? आगे देखिए बेटा, ये समझ आ गया?
इसी में बताती हूँ बेटा। अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आप लोग स्ट्रॉन्ग की भी निकाल सकते हैं, वीक की भी निकाल सकते हैं, ठीक है। नॉट ओनली लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बट ऑल्सो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है। लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, लिमिटिंग का मतलब समझते हैं ना, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। तो बेटा लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आप लोग कैसे निकालते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है। लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालने के लिए बेटा आप लोगों को क्या फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अपॉन में टोटल चार्ज ऑफ कैटायन और एनायन, या आप सीधा बोल सकते हो वैलेंसी फैक्टर। या तो आप लिखिए मोलर कंडक्टिविटी अपॉन में टोटल चार्ज ऑन कैटायन और एनायन, या फिर आप लिख सकते हैं इसको सीधा वैलेंसी फैक्टर। तो एग्जांपल देखिए कैसे समझ में आएगा आपको। मान लीजिए आपको NaCl की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है। तो बेटा NaCl की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालने के लिए देखिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी पड़ेगी किसकी, NaCl की, अपॉन में चार्ज ऑफ कैटायन या चार्ज ऑफ एनायन, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव 1 के बराबर है। क्या आ गया यहाँ पे वैल्यू आपकी हो गई 1। इसी तरीके से बेटा अगर आप बात कर रहे हैं AlCl3 की, तो देखिए बेटा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AlCl3 अपॉन में 3, ठीक है। 3 क्या है बेटा, चार्ज ऑन कैटायन कह लो या फिर आप चार्ज ऑन एनायन कह लो। क्लियर है। बेटा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये मैंने आपको दो एग्जांपल बता दिए। अब आपको मुझे बताना है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकाल के किसकी, Al2 SO4 3 एल्यूमिनियम सल्फेट की बतानी है। और आपको मुझे पोटाशियम की बतानी है कितनी होगी, पोटाशियम की बतानी है बेटा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकाल के K2SO4 Al2 SO4 3 24H2O, इन दोनों की आपको मुझे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बतानी है, ठीक है। ये आपका काम है। देखिए बेटा अब करते हैं एप्लीकेशन। कॉलर्स लॉ ने एप्लीकेशन दी थी। बेटा देखिए जो कॉलर्स लॉ की एप्लीकेशन है वो स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है। पर हम क्या करेंगे बेटा, मोस्टली जो इसकी एप्लीकेशन है वो हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए पढ़ेंगे। क्लियर है। तो बेटा इसकी जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो क्या है, फर्स्ट एप्लीकेशन है कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। बेटा मैंने आपको अभी अभी बताया है कि स्ट्रॉन्ग की तो हम लोग निकाल चुके हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग की हम निकाल चुके हैं। किससे निकाली हमने, हमने निकाली है बेटा डिवाई हकल-ऑन-सैगल इक्वेशन से। अब हम क्या करते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी को निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो बेटा कॉलर्स ने एसिटिक एसिड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाली, कैसे निकाली देखते हैं। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, सबसे पहले तो कॉलर्स लॉ के अकॉर्डिंग इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी देखिए होगी क्या, CH3COO नेगेटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव। देखिए बेटा अगर आपको इसकी वैल्यू कहीं से भी मिल जाए, अगर आपको इन दोनों की वैल्यू मिल जाए कहीं से भी, तो बेटा आप लोग इसकी मॉलिक्यूलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इस चीज की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे आप लोग, तो बेटा आप कुछ डाटा मैनिपुलेट कीजिए, आप कुछ डाटा लीजिए। देखिए मैंने लिया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl। एक मिनट नीचे लिखती हूँ थोड़ा सा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl
limiting molar conductivity of HCl, limiting molar conductivity of CH3COO and A। तो बेटा इनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लिखिए, Na पॉजिटिव प्लस में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव, इसकी देखिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ नेगेटिव प्लस पॉजिटिव। ठीक है, अब बेटा आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को देखिए जो डाटा आपने मैनिपुलेट किया है इसके अंदर किन के अंदर कोई भी कॉमन नहीं है। देखो बेटा इन दोनों के अंदर Cl कॉमन है, इन दोनों के अंदर सोडियम कॉमन है, तो बेटा ऐसे दो डाटा आप लीजिए जिनके अंदर कोई भी कॉमन ना हो। ठीक है, तो बेटा आप लोग देखिए किसके अंदर कॉमन कुछ भी नहीं है। देखो एक तो HCl है, एक आपका CH3COONA है, इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है। तो जिसके अंदर कॉमन नहीं है बेटा उनको तो करना है ऐड। ठीक है, उन दोनों को क्या करना है ऐड, और थर्ड वाले में से क्या करना है उसको सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर है, जिनमें कोई भी कॉमन नहीं है उन दोनों को ऐड करना है, बाकी थर्ड वाले को क्या करना है आप लोगों को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो देखिए बेटा कैसे करेंगे। तो बेटा करिए आप लोग, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl प्लस, एक मिनट, प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। बेटा इनको खोल के लिखिए। देखिए बेटा बाहर माइनस का साइन था, आप लोगों को पता है बाहर माइनस का था, अंदर की क्या हो जाएगी टर्म नेगेटिव हो जाएगी। अब देखिए क्या करना है बेटा, ये कट हो गया, ये कट हो गया, यानी आपके सामने जो टर्म आई है वो क्या आई है, तो बेटा ये किसकी मॉलिक्यूलर कंडक्टिविटी है, ये मॉलिक्यूलर कंडक्टिविटी है CH3COOH की मॉलिक्यूलर कंडक्टिविटी है। तो बेटा इस तरीके से कोलास ने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट को बताया कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैसे निकाली जाती है। तो क्या करेगा बेटा, आपको डाटा देगा, ठीक है, आप लोगों को मैनिपुलेट करना है। क्या मैनिपुलेट करना है, कॉमन आए नहीं हो उनको ऐड कर देना, बाकी तीसरे को सब्ट्रैक्ट कर देना, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी जो वो पूछता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बारे में। ठीक है, वो आप लोगों को लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज की वैल्यू को बताएगा। ठीक है, आप लोगों को जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और फिर आप लोगों को कैलकुलेट करना है। ठीक है, एक न्यूमेरिकल देती हूँ आपको बेटा, फाइंड limiting molar conductivity of BaOH2 की आपको फाइंड करनी है if limiting molar conductivity of NaCl is 1.265 into 10 raised to power minus 2, limiting molecular conductivity of NaOH is 2.481 into 10 raised to power minus 3, and limiting molar conductivity of BaCl2 is equal to 2.800 into 10 raised to। ठीक है, तो बेटा आप लोगों को ये डाटा दिया हुआ है मैंने, आप लोगों को इसकी वैल्यू आप लोगों को मुझे बतानी है। ठीक है, ये आपका काम है।
अब मैं आपको बताती हूँ बेटा नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है बेटा कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या? कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखो बेटा, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इलेक्ट्रोलाइट है तो क्या होगा, मतलब वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा, है ना। तो कंप्लीटली डिसोसिएट वो नहीं होगा, डिसोसिएट नहीं होगा। नहीं होगा इसका मतलब उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकलेगा ना। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बेटा क्या होगा, मॉलिक्यूलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन अपॉन में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। कैसे निकालोगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मोलर कंडक्टिविटी किसी भी कंसंट्रेशन पे एंड अपॉन में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये तो आपको पता है, ये तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर है और ये वाली आपको हमेशा न्यूमेरिकल में मिलेगी। क्लियर है। ये आप लोग जो मैंने अभी अभी पिछली एप्लीकेशन कराई है उसके अकॉर्डिंग आप लोग निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू वो आपको देगा, आपको सिर्फ पुट करना है और आपको अपना आंसर कैलकुलेट करना है बेटा। तो फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं आपको बताती हूँ, अगर वो कहता है कि आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालिए किसका, CH3COH का आप लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालिए। उसने क्या दिया आप लोगों को, मान लीजिए उसने आपको डिग्री इसकी मॉलिक्यूलर कंडक्टिविटी एज एनी कंसंट्रेशन आप लोगों को दी हुई है 39.05। ठीक है, उसने आपको इतनी वैल्यू दी हुई है मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन की। अब आप लोग इसके निकाल सकते हैं। उसने आपको और क्या गिवन है, और क्या दिया हुआ है, लिमिटिंग मॉलिक्यूलर कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव, लिमिटिंग मॉलिक्यूलर कंडक्टिविटी ऑफ नेगेटिव। ये दोनों वैल्यू उसने आप लोगों को दी हुई है 3926 एंड 40.9। यूनिट आप लोग लगा लेना। ये वैल्यू आपने दी हुई है। अब आपको क्या करना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। देखो बेटा बहुत सिंपल है, लिमिटिंग मॉलिक्यूलर कंडक्टिविटी ऑफ COH है। ठीक है, अब देखो बेटा लिमिटिंग मॉलिक्यूलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO नेगेटिव प्लस लिमिटिंग मॉलिक्यूलर कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव, इनकी वैल्यू रख दीजिए। इसकी वैल्यू है इतनी अपॉन में ये वैल्यू है 0.6 प्लस 2.9। बेटा इसको कैलकुलेट कीजिए और आप लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बेटा ये कई बार आएगा बट आप लोगों को वैल्यू देगा, आपको सिर्फ क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है और अपना आंसर निकालना है। ठीक, नेक्स्ट एप्लीकेशन बताती हूँ। नेक्स्ट एप्लीकेशन है बेटा कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रॉन। इसको बेटा हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कह सकते हैं हम लोग, लिख देते। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कह सकते हैं। तो बेटा कैसे निकालते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसको निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोग अभी करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, देखो बेटा आप लोगों ने लिया हुआ है एक वीक इलेक्ट्रोलाइट ये। ठीक है, अब देखिए इनिशियली अभी तक कोई डिसोसिएशन हमने नहीं किया है। इनिशियली अगर आप बात करते हैं तो देखो सबसे पहले बेटा ये चीज है, ये जो है ये डिसोसिएट होता है CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव में होगा। सबसे पहले जब आपने इसको डिसोसिएशन इसका नहीं किया है तो इनिशियली जब हम बात करते हैं, इनिशियल पे क्या करते हैं बेटा, इस एसिटिक एसिड की वैल्यू 1 है, इनिशियली क्या है 1 है। और अभी जब डिसोसिएशन नहीं हुआ है तो जो इनकी वैल्यू है, अभी कोई डिसोसिएशन नहीं है तो इनकी वैल्यू होगी 0। ठीक है, कुछ टाइम बाद क्या किया बेटा, जब आपने डिसोसिएशन किया तो मैं कहती हूँ कि अल्फा वैल्यू डिसोसिएट हो गई।
अगर अल्फा वैल्यू डिसोसिएट हो गई बेटा तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी बची, इसकी कंसंट्रेशन बची 1 माइनस अल्फा। अब देखिए बेटा, अगर मैं इसको कंसंट्रेशन की टर्म में ले रही हूँ, अगर मैं इसको कंसंट्रेशन की टर्म में लेती हूँ तो ये वैल्यू मैं सी रख सकती हूँ। भाई मैं कहती हूँ कि कंसंट्रेशन सी है, ठीक है। डिसोसिएशन के बाद क्या हो गया, सी अल्फा सी अल्फा, लेकिन ना बच गया सी 1 माइनस अल्फा। अब देखिए बेटा, आप लोगों को पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होती है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बेटा ये है प्रोडक्ट, सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन में ये है आपका रिएक्टेंट, सी से सी, यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू आपकी आई है ये। क्लियर है। स्टार्टिंग में जब आपने एसिटिक एसिड लिया है, एसिटिक एसिड इसके अंदर डिसोसिएट होगा होगा। अच्छा, जब आप शुरू की बात करते हैं इनिशियली सी कंसंट्रेशन का है तो अभी तो कोई भी डिसोसिएशन नहीं है। उसके बाद जब आप डिसोसिएट करते हैं तो क्या होगा, ये अगर हमने कहती हूँ कि अल्फा वैल्यू डिसोसिएट हो गई तो ये हो गया सी अल्फा, ये हो गया सी अल्फा, और बेटा जो ये वैल्यू बच गई ये कितनी बच गई, सी 1 माइनस अल्फा। यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल लेंगे। तो ये निकाल लिया, उसके बाद हमने ये फॉर्मूला हमें मिल गया। ठीक है, ये फॉर्मूला था बेटा डिसोसिएशन कांस्टेंट का। लास्ट एप्लीकेशन है कॉलर्स लॉ की। क्या है, कैलकुलेट द solubility of sparingly salt। ठीक है, स्पेरिंगली सॉल्ट क्या होता है बेटा, स्पेरिंगली सॉल्ट होता है जो आपका कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि आप सिल्वर क्लोराइड ले लें या फिर आप लेड सल्फेट ले लें, और भी एग्जांपल्स होते हैं, लेड ब्रोमाइड लेते हैं। तो क्या होता है बेटा कि स्पेरिंगली सॉल्ट होता है, ये मतलब कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होंगे तो इनकी सॉल्युबिलिटी को कैसे निकाला जाए। तो बेटा मान लीजिए कि मैं कोई भी स्पेरिंगली सॉल्ट ले रही हूँ, मान लीजिए मैं AgCl का सॉल्ट लेती हूँ, AgCl का मैंने सॉल्ट लिया है। ठीक है, कोई भी सॉल्ट आप लोग ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए बेटा, स्टार्टिंग में जो कंसंट्रेशन है AgCl है, अगर डिसोसिएट होता है तो इसमें होगा, है ना, इसमें होगा। तो बेटा स्टार्टिंग में तो कंसंट्रेशन इतनी है, ठीक है। अब देखिए बेटा, मैं इस कहती हूँ आप लोगों को कि मान लीजिए इसकी मेरे पास 50,000 फॉर्मूला यूनिट है। ठीक है, इसकी मेरे पास 50,000 फॉर्मूला यूनिट है, इतने मेरे पास आयंस है, इसके इतने ज्यादा आयंस है, पर इनमें से सिर्फ 100 आयंस ही डिसोल्व होंगे। ठीक है, इनमें से मात्र 100 फॉर्मूला यूनिट ही डिसोल्व होगी। ठीक है, इतने में से मात्र 100 ही आपकी फॉर्मूला यूनिट डिसॉल्व होगी। तो बेटा इसकी सोलिबिलिटी क्या हुई, इसकी सोलिबिलिटी ये हुई। अब आप लोगों को पता है बेटा मॉलिक्यूलर कंडक्टिविटी, सॉरी हाँ, मोलर कंडक्टिविटी एट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, K into 1000/m, ये होता है मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला। तो बेटा मोलिकुलरिटी आप लोगों ने पढ़ी है, मोलरिटी आपने पढ़ी हुई है। मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। भाई आपके कितने सॉल्यूट डिसॉल्व हुए हैं, आपके कितने आयन डिसॉल्व हुए हैं वो सॉल्युबिलिटी, और कितने सॉल्यूट डिसॉल्व हुए हैं वो मोलरिटी, मतलब दोनों सेम थिंग है ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो मोलरिटी है वही उसकी क्या है, सोल्यूबिलिटी है। क्लियर है। देखो भाई सोल्युबिलिटी में मैंने ये बोला कि 100 डिसॉल्व है, मतलब ये उसकी सोल्युबिलिटी है, वही चीज हम मोलरिटी में बुलाते हैं। तो यहाँ से अगर आप मोलरिटी निकालना चाहें तो K into 1000 मोलर कंडक्टिविटी, और इसी मोलरिटी को मैं लिख सकती हूँ सोल्युबिलिटी, इसी को क्या लिख सकती हूँ, सोल्युबिलिटी।
तो बेटा यही फॉर्मूला आपका आया किसका, सॉल्युबिलिटी का, K into 1000/10n। ठीक है, ये मोलरिटी कह लो या इसको सोलिबिलिटी कह लो, एक ही बात होती है। क्लियर है बेटा? ये थी एप्लीकेशन कॉलर्स लॉ की। बेटा ध्यान से पढ़ना, न्यूमेरिकल्स आते हैं इसके ऊपर, बड़े आराम से देख के आराम से पढ़ना। क्लियर है? ओके, और कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा प्लीज भेज देना मेरे पास या पूछ लेना।